जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे हम लोग आपके जेक बोर्ड के क्लास 9th का जो 26 अक्टूबर को आपका वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है ना, उस वीकली टेस्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना होता है, यानी कि कितने साल के लोग जो होते हैं भारत में वोट देते हैं। तो 18 साल का न्यूनतम आयु का, यानी कि सबसे कम जो 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार है, और उससे ज़्यादा जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो वोट डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, यानी कि आपका जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, उस लोकसभा चुनाव में कितने साल का जो आदमी है अपना जो है चुनाव लड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 साल। तो 25 साल का युवा वयस्क आदमी जो है वो चुनाव में भाग ले सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव में अपना भागीदारी पेश कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। और वोट डालने का अधिकार कितना है, तो 18 साल, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की एक सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे किस नाम जाना जाता है। देखिए, मतदान यानी कि वोट डालने वाला जितने भी लोग, वो आपके गांव में पता होगा कि आपके गांव में मान लो कि 500 लोग हैं। अब ये 500 लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो इनका एगो लिस्ट आता है, आपको पता हो ना, लिस्ट आता है। उस लिस्ट को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। वोट डालने वाला लिस्ट को वोटर लिस्ट। तो उसी तरह मतदान की योग्यता यानी कि वोट डालने वाला को क्या बोलेंगे, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट बोलेंगे। और जो उम्मीदवार होता है ना कि कौन कौन खड़ा है, उसका पार्टी का क्या चिन्ह है, तो उसको बोलते हैं उम्मीदवार सूची, ठीक है। और जनगणना सूची क्या है, तो जनगणना सूची होता है कि आपके गांव में कितने लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, तो होता है, उसके लिए होता है। तो यहाँ भी अभी का आंसर क्या हो जाएगा, मतदाता सूची। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं, यानी कि लोकसभा के लिए कितने आपकी सीटें हैं। तो 543, कितना हो जाएगा, 543। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका 5 नंबर का प्रश्न, और बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों इनमें से क्या कर सकती है, यानी कि जब चुनाव होगा उस समय कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक पार्टियां क्या क्या कर सकती है। तो ऑप्शन क्या है, मतदाता को घूस देना, प्रलोभन देना, या धमकी देना। तो देखो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेगा तो चुनाव आयोग उनकी जो प्रतिष्ठिता है, यानी कि जो चुनाव लड़ने के लिए जो अपनी भागीदारी दिखा रही है, उसको रद्द कर देगा। अगला क्या है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का चुनाव आयोग के दिशा अनुसार अपना प्रचार प्रसार करना है। ये काम करती है कि जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो क्या करते हैं कि एक गाइडलाइंस देता है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही जो है अपना प्रचार प्रसार उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी कर सकती है। अगला क्या है, चुनावी अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना। ये भी बात ये गलत है, ये काम नहीं किया जा सकता। अगला क्या है, चुनावी प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग करना, यह भी काम नहीं कर सकती। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा, करेक्ट होगा, कि वो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश का पालन करके वो चुनाव लड़ सकती है। अगला क्या है, देख सकते हो, अगला प्रश्न है आपका कि लोक दल नामक पार्टी का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन देखिएगा, अगर मैं बात करूं इंटरनेट का, ठीक है, या मैंने जितने भी किताब पढ़े हैं उसमें चौधरी चरण सिंह, किसका मैंने बात किया, चौधरी चरण सिंह का नाम मैंने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आपका जो बुक है उसमें चौधरी देवीलाल का नाम दिया गया है। अब ये कितना सही है नहीं है मैं नहीं बता सकता हूं। तो मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, मैंने उसमें लोकदल नामक पार्टी का जो मैंने गठन देखा था, उसका नाम क्या था, चौधरी चरण सिंह का मैंने नाम सुना था, ठीक है। और ये किया कब था, तो 1974 में इसका गठन किया गया था, जब चौधरी चरण सिंह को लगा कि हमें एक अलग पार्टी का गठन करना चाहिए। और बाद में जाके लोकदल नामक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय लोकदल पार्टी, जिसको इंग्लिश में इंडियन पीपुल्स पार्टी के भी नाम से जाना जाता है। और 1987 में इसने क्या बोलते हैं, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था हरियाणा में, उसमें भाग लिया और जीता भी था। तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से चौधरी देवीलाल होगा, और मेरे हिसाब से चौधरी चरण सिंह होने वाला है। तो अगर चौधरी चरण सिंह ऑप्शन में रहेगा तो वो मारना है, या अगर चौधरी देवीलाल रहेगा तो वही आपको क्या करना है, आंसर मार के आपको आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1987 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनी थी। तो देखिए, इसमें लोकदल, यही जो मैंने बोला कि भारतीय लोकदल पार्टी या इंडियन पीपुल्स पार्टी का जो है मैं बोलूंगा कि चुनाव में ये लोग जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं, और देख सकते हो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है। प्रश्न संख्या आपका कितना है, प्रश्न संख्या 8। क्या आपका देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि लोकतांत्रिक चुनावों के संबंध में
कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। देखिए यहाँ पे गलत वाला बात बोल रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए जो भी चुनाव होता है लोकतंत्र सरकार में, उसमें एक एज सीमा होता है कि उतने ही एज वाले जो है बंदे होते हैं वो अपना चुनाव में भाग ले सकते हैं, चुनाव दे सकते हैं। तो यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है, ये होता है। अगला क्या है? केवल कुछ पार्टियों को ही चुनाव में उतरने की आजादी। गलत बात, सभी लोग उतर सकते हैं। अगला क्या है? नए चुनाव का नियमित अंतराल में होता है। तो चुनाव एक नियमित अंतराल से 5-5 साल में चुनाव होता है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन ये आपका गलत है। कौन सा? केवल कुछ पार्टियों को ही चुनाव में उतरने की आजादी। गलत है, ये गलत है। लेकिन आप पहला नंबर ऑप्शन का बात करो या तीसरा नंबर का बात करो, और चौथा नंबर क्या है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पूर्ण होता है, ये भी सही है। तो देखो आपको पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा सही होगा। लेकिन बाकी जो दो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीति में जो कंपटीशन हो रहा है उसके प्रति जो है क्या गलत है? ऑप्शन नंबर 1 क्या? अगर आप 9 नंबर का आंसर देखोगे, अगर 9 का आंसर ऑप्शन क्या है कि इनमें से पार्टी पॉलिटिक्स की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, समाज और देश की सेवा की इच्छा करने वाले राजनीतिज्ञों को का मोह भंग होता है, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती है। देखिए प्रतिद्वंद्विता जो है वो सबसे ज्यादा हो रही है। इसका एक गलत उदाहरण क्या है? तो चुनाव जो होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, क्योंकि जब स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा तो प्रतिद्वंद्विता जो है, जो कंपटीशन है, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो यही वाला बात है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए चुनाव जो होगा निष्पक्ष होता है, यही बात क्या आपका गलत है। लेकिन बाकी सारा चीज आप देखोगे ना, बाकी सारा चीज तो ये क्या करता है? कभी वृद्धि करने का काम आपका नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 5 वर्षों के अंतराल में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें है? देखिए अनुसूचित जाति यानी कि मैं बात कर रहा हूं एससी, किसका मैं बात कर रहा हूं? एससी। तो एससी के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया जाता है? तो 84। कितना होगा? 84। कितना होगा? 84, ये बात रखिएगा। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84। और अगर वही पूछेगा अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए पूछेगा, तो एसटी के लिए कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? 47। कितना हो जाएगा? 47। तो देखिएगा खाली ये बात याद रखिएगा, एक तरीका है। देखिए आदमी सीट याद रहता है, लेकिन कौन किसके लिए उसके लिए गड़बड़ाता है। देखिए तो अनुसूचित जाति कम है तो कम के लिए ज्यादा। अब देखो यहाँ पे क्या है? अनुसूचित जनजाति, तो देखिए ज्यादा साउंड कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा? कम, 47 होगा। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं? तो देखिए जितनी भी सीटें हैं, चाहे आप पंचायती राज का बात करो, मुखिया प्रत्याशी का, वार्ड मेंबर का बोलो, या लोकसभा बोलो, या आप बात कर सकते हो विधानसभा का चुनाव, किसी का भी चुनाव होगा ना, तो वहां पे 1/3 सीटें यानी कि 3 में से जो 1 सीट होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस के भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये बात भी आपका सही है। यहाँ पे सार्वभौमिक होता है, 18 साल के ही लोग जो है वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। जी हाँ, यही तो बात ऊपर में कहा है। अगला क्या है? जाति धर्म लिंग के आधार पर मतदान के अधिकार से लोगों को वंचित नहीं किया जाता है। सही बात है। यहाँ पे जाति धर्म लिंग के आधार पे ऐसा नहीं होता है कि तुम अगर एसटी हो, तुम एससी हो, या तुम ऊंचे तबके के हो। जैसे कहीं पे बोला गया था कि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा वोट, जैसे मैं 1 वोट डालूंगा लेकिन वही 1 वोट का गिनती 2 होगा, और मैं एससी हूं एसटी हूं तो जो मैं वोट डालूंगा उसका जो है वैल्यू 1 रहेगा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे लिंग धर्म जाति के आधार पे जो है चुनाव को नहीं बांटा जाता। तो यानी कि ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा ऑलवेज आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का कि चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका होगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव करवाया जाता है, और इसी के द्वारा आचार संहिता जो कि चुनाव के 15 दिन या 30 दिन के पहले लागू किया जाता है, तो यह चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या आपका कि भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो जो भारत में इसका किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और झारखंड में जैसे कोई राज्य होगा तो वहां पे राज्यपाल करेगा, और अगर भारत का बात किया जाए तो वहां पे कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न बात करते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न देखो, प्रश्न है आपका कि भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा, ना सरकार के द्वारा ना न्यायपालिका द्वारा, किसके द्वारा नहीं, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में चुनाव आयोग को किसके समान आजादी प्राप्त है। तो विधायिका के द्वारा, न्यायपालिका के, देखिए किसके, चुनाव आयोग को किसके समान आजादी मिलता है, किसके बराबर माना जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका का जितना आजादी है उतना ही आजादी जो है आपको चुनाव आयोग को दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो लोकसभा, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन करता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जो उम्मीदवार बिना पार्टी चिन्ह और बिना पार्टी समर्थन में चुनाव लड़ते हो उसे क्या कहते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आपको पता होगा बीजेपी, तो जो लोग बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं या जो लोग बीजेपी से खड़े होते हैं तो उनको कमल का छाप मिलता है। तो आपको पता होगा नहीं वो बीजेपी पार्टी से है। अगर कहीं पे तीर धनुष मिला तो आप बोलोगे सर ये आजसू पार्टी का है ना, सॉरी आप क्या बोलोगे सर ये जेएमएम का है, किसका है, जेएमएम का मिलेगा। आप बोलोगे सर केला छाप है तो आप बोलोगे सर केला छाप जो आजसू का है। तो उसी प्रकार अभी आपको पता होगा कि कैंची छाप आपको दिख रहा होगा ना, कैंची छाप, तो ये किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, ये आपका क्या निर्दलीय पार्टी है। तो ऐसी पार्टी, ऐसे पार्टी जिसका कोई भी अपना चुनाव चिन्ह नहीं होता या जिसको कोई भी पार्टी समर्थन नहीं देता, वो खुद के दम पे लड़ता है, तो ऐसे पार्टी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे निर्दलीय उम्मीदवार। क्या बोलेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी। और झारखंड में अभी निर्दलीय से लड़ रहे हैं, आपको पता होगा जयराम महतो, ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है। तो राजनीतिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, सामुदायिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, एक संवैधानिक, माने मैं बोल सकता हूं कि कानून के द्वारा पारित किया गया एक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, संवैधानिक क्या संस्था है। अगला क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव का शर्त नहीं है। ऑप्शन क्या देखिए, इसमें कौन सा शर्त नहीं है, यानी कि कौन जो है लोकतांत्रिक के चुनाव के लिए सही नहीं है। ऑप्शन क्या, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का स्वतंत्रता, हर व्यक्ति साक्षर हो, चुनाव में विकल्प हो, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो हर व्यक्ति साक्षरता से क्या है, पढ़ा लिखा से क्या मतलब है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आप देखोगे ना तो पहला फेल, दूसरा फेल, अनपढ़, जाहिल, गवार भी चुनाव लड़ता है, और यहाँ पे जो पीएचडी होल्डर है वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पे हर व्यक्ति साक्षर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव का वोट कोई भी दे सकता है ना। चुनाव में विकल्प होना चाहिए, जैसे 25-26 आदमी खड़ा होना चाहिए, 50 आदमी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आपका क्या है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए कितना उम्र चाहिए। तो भारत में जो मतदाता सूची उसमें नाम होने के लिए कम से कम 18 वर्ष आपको चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्रश्न क्या है आपका कि चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो अगर चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कितने साल के लिए वो काम करते हैं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 6 वर्ष के लिए काम करता है और साथ में 65 वर्ष की आयु से भी पहले जिनके भी नियुक्ति होगा ना तो उनका एज 65 साल से पहला होना चाहिए और 6 साल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। अगला क्या है 25 नंबर का, जो लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे। तो जो स्वयं शासन में भाग लेते हैं ऐसी संस्था का हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। 26 नंबर का आंसर क्या है कि एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक से कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए जो एकल निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां पे केवल एक व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सकता है उसको क्या बोलेंगे, एकल निर्वाचन क्षेत्र। और लोकतंत्र जो होता है वो बहु निर्वाचन क्षेत्र है, तो इनमें बहुत ज्यादा लोग जो है अपना भाग ले सकते हैं। अगला 27 नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में जो भी फैसला है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि चुनाव क्यों होता है।
इस बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हो क्या आपका कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है, सही बात है। अगला क्या है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, तो देखिए ये भी सही है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देती है, लोग चुनाव में अपनी पसंद की नीतियां बनाते हैं। तो देखिए अगर 28 का आंसर क्या होगा ना, जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करता है। देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसका किसी तरह का कोई ऐसा बात नहीं है कि इसमें आपका चुनाव से कोई इफेक्ट पड़ता है। आप अगर मान लो कि आपको पता होगा अभी आचार संहिता लागू है, आचार संहिता में जो भी जिसका भी चुनाव होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, उसके पास कोई पावर वैल्यू नहीं रहता है। तो अब बोलने का मतलब है कि अगर आप क्राइम करोगे ना, तो आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका आपको दोष देगा, आपको सजा सुनाएगा और आपका फांसी भी होगा। तो चुनाव से न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, राजनेता का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो अभी के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सही होगा। तो कुल मिलाकर टोटल 28 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले एक पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।